नमस्कार, मैं संजय मिश्रा आप लोगों के साथ अभी हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर। इधर इंडिया का बॉर्डर है बिहार के बॉर्डर से टच करता है और इधर नेपाल है। आप लोग पहले के न्यूज में देखे होइएगा कि बालू का उत्पत्ति कैसे होता है। हम बताए थे कि ये जो पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है, जब पहाड़ पुराना होता है तो पहाड़ डेड हो जाता है, तो ऊपर से वो पाउडर बन के गिरता है, और जब पाउडर बन के गिरता है तो नीचे आता है, और नीचे आता है तो जैसे ये नदी बह रहा है, बरसात के मौसम में ये पूरा नदी से भरा रहता है और पानी के साथ बालू यहाँ आता है। यहाँ दशकों पहले बालू और पत्थर का खनन होता था, और बालू और पत्थर ये जगह है ठोड़ी, उस और नेपाल है, नेपाल के जगह को कहते हैं भिगना ठोड़ी, और इंडिया जो है इसको बोलते हैं ठोड़ी। अब देखिए कि ये जो बालू और पत्थर है इसका खनन होता था। अब खनन होता था तो यहाँ के लोगों को देख रहे होइएगा कि आप कितना जंगली और सुदूरवर्ती क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को का एकमात्र रोजगार था बालू और पत्थर का खनन से स्वरोजगार मिलता था, जिसको सरकार ने पता नहीं किस सोच से बंद कर दिया। अभी विगत कुछ वर्षों से, दशकों से यहाँ बालू और पत्थर का खनन नहीं होता है। अब बालू और पत्थर का खनन नहीं होने से यहाँ के लोगों को रोजगार का बहुत ही समस्या उत्पन्न हो गया है। यहाँ बेरोजगारी इसके कारण बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गया है। दूसरा ये घाटा है कि सरकार को इससे करोड़ों करोड़ रुपया इसका लीज होता था, इसका नीलामी होता था, डाक होता था, और इससे सरकार को करोड़ों करोड़ रुपया का मुनाफा होता था इससे खनन से। यहाँ से ट्रेन के मालगाड़ी से भी पत्थर जाता था, जिससे रेलवे को भी फायदा होता था। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस सोच के कारण, किस समस्या के कारण बिहार सरकार ने इस बालू खनन को और पत्थर खनन को बंद कर दिया। यहाँ के पत्थर से आसपास के लोगों का घर भी बनता था, जो कम खर्चीला पत्थर होता था, सस्ता पत्थर होता था। अभी आसपास के इधर उत्तर बिहार के लोगों का पत्थर जो है आता है उधर झारखंड साइड से, जो पत्थर बहुत महंगा होता है। क्यों महंगा हो जाता है? तो वो भी पत्थर जहाँ खनन होता है वहाँ पत्थर सस्ता होता है, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्टिंग में इतना ना डीजल भाड़ा लग जाता है कि वो पत्थर यहाँ आते आते महंगा हो जाता है। ये पत्थर यहाँ से पास के लोगों को बहुत सस्ते दाम में मिलता था, जिससे यहाँ के लोगों का घर निर्माण कराना भी सस्ता होता था। अब देखिए कि बिहार सरकार का वित्तीय स्थिति मेरे समझ से ठीक नहीं है। बहुत लोगों का सैलरी समय से नहीं मिल रहा है, संवेदक कहीं काम कर रहा है तो उसका भुगतान समय से नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने कभी इसके की खनन हो इसके बारे में विचार नहीं किया। अब देख लीजिए इससे कितना नुकसान हो रहा है। वहीं पर है कि बगल में नेपाल जो है, नेपाल इसका खनन करता है, नेपाल इस बालू और इस पत्थर को यूज करता है, नेपाल इस पत्थर और बालू को बेचता है, लेकिन बिहार सरकार पता नहीं किस कुंभकर्णी निद्रा में सोई है कि इस बालू और पत्थर का खनन नहीं करवा रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत ही भयंकर समस्या हो रहा है। रोजगार के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति मजदूरों के बहुत ही दयनीय है। कड़ाके के धूप है, नहीं तो यहाँ बहुत सारे लोग मिलते और हम उन लोगों का भी वक्तव्य आपको सुनाते। वैसे भी हम प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं से यहाँ के मजदूरों का भी बात आपको सुनवाएं। तो ये आप बताइए कि बिहार सरकार को क्या इस बालू और पत्थर का खनन करना नहीं चाहिए? हमारे समझ से करना चाहिए। अगर बालू और पत्थर का खनन होगा तो यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के ये फॉरवर्ड बहुल क्षेत्र है, जो अनुसूचित जनजाति में ये लोग आते हैं, और यहाँ के लोगों को मैक्सिमम लोग थारू जाति से आते हैं। अधिकांश यहाँ थारू जाति के लोग हैं, वनवासी लोग हैं। और इस जब पत्थर और बालू का खनन होगा तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। सरकार को भी रेवेन्यू का फायदा होगा, राजस्व का फायदा होगा, पैसे की मुनाफा होगा, और यहाँ के आसपास के लोग जो घर बनाते हैं उनको भी सस्ते दामों में पत्थर और बालू मिल जाएगा। तो आप लोग बताइए, अपना विचार बताइए कि बिहार सरकार को क्या इस पत्थर बालू का खनन प्रारंभ करना चाहिए या नहीं। अपना विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।